प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। शादी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए पंजाब सरकार एक नया बिल ला रही है। ये बिल खासकर प्रवासी भारतीयों की शादियों को पंजीकृत करने के मकसद से लाया जा रहा है। पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बिल 2012 के तहत अब उन मामलों पर नकेल लग सकेगी जिनकी वजह से पंजाब की कई लड़कियां शादीशुदा होने के बावजूद भी घर पर बैठने को मजबूर हैं। पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बिल 2012 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले साल 2008 में भी पंजाब सरकार ने एक ऐसा ही बिल पारित किया था, लेकिन प्रवासी भारतीय इस बिल के दायरे से बाहर थे। ये बिल पंजाब में शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, राष्ट्रता की क्यों न हो। इससे पहले 2008 का जो बिल था, उसकी खामियों के चलते पंजाब की लड़कियां प्रवासी भारतीयों के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून के तहत प्रवासी भारतीय दूल्हे के पासपोर्ट समेत सभी जानकारी सरकार के पास रिकॉर्ड होगी। इससे ये पता चल सकेगा कि कोई व्यक्ति कहीं कोई जानकारी छुपा तो नहीं रहा। अब तक के कानून के मुताबिक जो प्रवासी भारतीय शादी करके दुल्हनों को भारत में ही छोड़ दिया करते थे, वो हमारे कानून के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन ऐसे लोग अब देश छोड़ने के बाद भी कानून से नहीं बच सकेंगे। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि पिछले 2 दशकों में औसतन 15,000 औरतें अपने पतियों के हाथों दगा खा चुकी हैं। लेकिन इस मामले में अब तक महज 40 से 50 आधिकारिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। क्या पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बिल 2012 पंजाब में हॉलिडे ब्राइड्स के चलन को रोकने में कामयाब रहेगा? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल मल्होत्रा, जो एक एडवोकेट हैं और बतौर पंजाब गवर्नेंस कमीशन के मेंबर उनका इस बिल का मसौदा तैयार करने में खासा योगदान रहा है। सुरेंद्र कौर, जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन की पंजाब इकाई की प्रेसिडेंट हैं। इकबाल सिंह गालपुरा, जो एसएसपी इंटेलिजेंस रह चुके हैं। और बलतेज पन्नू, जो कनाडा में बतौर पत्रकार काम करते हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। अगर हम शादियों की खासकर बात करें और आज हम जिस एक्ट के बारे में, जिस बिल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो शादियां हैं वो आज एक बहुत बड़ा गैम्बल बन के रह गई हैं? शादी गैम्बल हो या ना हो, कानून के दायरे में लाके उसकी मुश्किलों का हल करना एक जिम्मेवारी है जो सामाजिक भी है और कानूनी भी है। आज तक ये जिम्मेवारी सामाजिक थी, पर क्योंकि अब एनआरआईज की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे हिसाब से एक कानून बनाना जरूरी है। हर एम्बेसी इंसिस्ट करती है कि मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज रजिस्टर करना ऑप्शनल है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2006 का, जिसमें हर स्टेट को रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपलसरी करना जरूरी है। पंजाब ने एक बिल बनाया था, उसको अब चेंजेस सजेस्ट करके होम डिपार्टमेंट, एनआरआई डिपार्टमेंट, एनआरआई कमीशन की मदद से हमने एनआरआई मैरिजेस एडिशनली रजिस्टर करने के लिए कानून बनाया है। उसमें हमने नई चीज ये डाली है कि चाहे आप एनआरआई हैं, चाहे आप फॉरेन सिटीजन हैं, चाहे आप ओसीए हैं, चाहे आप पीआईओ हैं, जी, आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ेगी और ये कंपलसरी है। और एडिशनली एनआरआई की पासपोर्ट डिटेल्स, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसका रेजिडेंस डिटेल्स फॉरेन कंट्री में, उसका और जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो मैरिज रजिस्टर में और सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज में रजिस्टर। जो आपने प्रपोज किया उसके ऊपर हम आते हैं, मगर इससे पहले जो था वो क्या सिनेरियो था? जब शादियां होती थी क्या वो रजिस्टर नहीं होती थी? किस वजह से, जब हम आज इन ब्राइड्स का नाम पड़ गया है, हम उनको हॉलिडे ब्राइड्स कहते हैं, हम उनको एनआरआई डिजर्टेड वाइफ्स कहते हैं, यहाँ तक नौबत ही क्यों पहुंची? हमारी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन रियल मीनिंग में क्या थी? एक बारात लेके जाना, बहुत सारे लोगों के साथ प्रोसेशन में सड़क पे जाना, दिस वॉज सोसाइटल रजिस्ट्रेशन जी। पर उस चीज, दैट थिंग इज लिव्ड इट्स आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी नाउ बाहर जाने का क्रेज, बाहर से लोगों को यहां आके शादी करने का क्रेज, सारी चीजों में मिल मिला के नतीजा ये निकला है जी। कि एक पेपर प्रूफ जरूरी हो गया है जी। वो पेपर प्रूफ कहां से आएगा? लॉ डजंट प्रोवाइड इट। तो अगर एक आदमी कहता है मैं क्यों पेपर प्रूफ लूं, मैं क्यों मैरिज रजिस्टर कराऊं? सो अब्यूज का नंबर
बढ़ता हुआ देख के और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए एडिशनली जी ये आज की तारीख में जरूरी हो गया है। और अब उससे बचाव तो है नहीं कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है कि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन लॉ बनाना पड़ेगा। राइट। सो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने एफर्ट किया है कि क्यों ना हम एनआरआई मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी कंपलसरी बना दें। जी। बहुत सारे लोग कह सकते हैं जी रजिस्ट्रेशन सिर्फ सिटीजन्स के लिए, बट अब हम कहते हैं नहीं, इस लॉ में आप बेशक फॉरेन नेशनल हैं, आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ेगी। जी आनंद जी, मैं आपके पास अभी वापस आ रही हूँ। बलतेज जी, यहाँ पे मैं आपको लेके आना चाहूंगी। आप एक जर्नलिस्ट हैं और कनाडा में रहते हैं। देखा जाए तो जब से हम लोग फॉरेन लैंड के बारे में सुनते आए हैं, तब से देखा जाए तो जो पंजाबी है वो वहां पर जाके रहते हैं। उन्होंने 4 तो मेजर ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पंजाबी जाके रहते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम जो आई ये शुरू से ही आ रही थी और हमें इसके बारे में पहले नहीं पता था, और अभी इसी जनरेशन में ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा देखने को मिली है? नहीं, प्रॉब्लम तो ये पुरानी है, काफी पुरानी है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं खुद एनआरआई हूँ, लेकिन एनआरआईज को बदनाम करने के लिए ये इस चीज ने बहुत बड़ा एक रोल निभाया है। आज ये समय ऐसा है कि लोग एनआरआई से डरने लगे हैं। जब कभी किसी का रिश्ता होना है तो वो सबसे पहले वो ढूंढते हैं किससे थोड़ा सा मालूम करें, लेकिन सेकंडली वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा लड़का या लड़की चली जाए बाहर वो जी। और जिस आदमी ने लेके जाना है वो तो रजिस्टर करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के बिना जा ही नहीं सकते। लड़कियों का खुद का भी आज ये सपना है कि वो बाहर जाकर एक अच्छी लाइफ जो है वो जीना चाहती हैं। बिल्कुल सपना है, इसलिए वो फोर्सफुली नहीं पूछते नहीं है, किसी दूसरे से वो पूछते नहीं है कौन है ये, कैसा है लड़का, कैसा है लड़की, कैसे। लड़के खास करके करते मिस यूज तो लड़के कर रहे हैं। बिल्कुल आपने वो राइट वर्ड जो यूज किया है, हॉलीडे के लिए वो उनको यूज करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत से ऐसे केस मेरे सामने भी आए हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 तक मैरिज की है। वो यहाँ पे आते हैं, छुट्टी काटने के लिए आए, एक मैरिज करवाई, अच्छा धन लिया, सोना लिया, कैश पैसा लिया, और उसके बाद उनका मालूम नहीं वो कहाँ गए। नेक्स्ट ईयर वो फिर आते हैं जी। वो ऐसा कुछ ही खेलने के लिए। ये यहाँ पे ही नहीं सिर्फ हो रहा है, यहाँ से जो लोग जाते हैं ये भी ऐसा खेल उन मुल्कों में भी खेल रहे हैं। ऐसा अब्यूज तो शायद दोनों तरफ से भी हो रहा है। लड़कियां भी कई ऐसी हैं जो शादी करके वहां पे जाती हैं, और जब वो वहां पे सेटल हो जाती हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड आ जाता है या वो वहां पर सिटीजन बन जाती हैं, तो वो उस वक्त ये सोचती हैं कि अब हम इस रिश्ते से निकल सकते हैं और हम अपनी फैमिली को वहां पे बुला सकते हैं। उस चीज को तो नकेल पड़ गई कनाडा में। कनाडा में अब पीआर यहां से होके कोई नहीं जाएगा। वहां पे अब जो आपको टेम्परेरी वीजा 2 साल का कंडीशनल वीजा दिया जाता है, 2 साल के बाद वो केस रिव्यू होगा। वो अभी हुआ, मेरा उसमें काफी रोल रहा है, कनाडा के गवर्नमेंट के साथ काम किया। स्पेशली एक लड़की ने ये सभी कुछ वहां पे बदला दिया। मैं इसलिए उसकी मिसाल देना चाहता हूँ, शी इज ऑन व्हील चेयर, उसके साथ एक लड़के ने ऐसा कुछ किया कि वो एयरपोर्ट से ही भाग गया। एक उस केस ने कनाडा का कानून बदला दिया। यहां पे भी किसी ना किसी ऐसे करेक्टर को उठ के खड़ा होना पड़ेगा उन लड़कियों को। ये वो टाइम नहीं है कि किसी जगह सेमिनार हो रहा है, लड़कियां वहां पर रोई, अगले दिन अखबारों में फोटो आई, वो लीडर साहबान ने कि मैंने उठाया 10,000 हो गए, 15। ये बातें हम पिछले 12-13 साल से सुन रहे हैं। इसमें कुछ सॉलिड चाहिए, उन लड़कियों को सामने आना पड़ेगा ये कानून वगैरह बदलवाने के लिए। अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन आज कर भी देते हो, आपको मालूम है, आप यहां पे रहते हो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है एक मैरिज की रजिस्ट्रेशन, उसको इजी करना पड़ेगा। तो ये आपको लगता है ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं सुरेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप किसको ब्लेम करेंगी? क्या अगर मैं दोनों फैमिलीज की बात करूं, आप मायके वालों को इसके लिए ब्लेम करेंगी या ससुराल वालों को इसके लिए ब्लेम करेंगी, अगर ये सिचुएशन आई है किसी लड़की की जिंदगी में? तो इसमें दोनों भाई वाले हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। लड़की वालों में क्रेज है बाहर जाने की, कि मेरे छोटा भाई चले जाए, मेरे बाकी फैमिली चले जाए, बड़ी क्रेज है पंजाब में, कोई ना कोई बाहर चले जाए। पर वो देखते ही नहीं है, आला दवाला इंक्वायरी नहीं करते, लड़का क्या करता है, उसका स्टेटस क्या है, मतलब कोई काबिलियत। सबसे पहले तो जिम्मेदारी पेरेंट्स को ही उठानी पड़ेगी। पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए ਇਹਦੇ वास्ते, उन्होंने मतलब पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, लड़का क्या करता है, लड़के का सामाजिक स्टेटस क्या है, लड़की के मतलब बराबर उसकी एजुकेशन नहीं। जब एजुकेशन बराबर नहीं होगा, डॉक्टर होगी लड़की, लड़की इंजीनियर होगी, वहां एक फैक्ट्री में काम करता हो, नेचुरली डिवोर्स होना ही होना। राइट। इकबाल सिंह जी, आप अपनी सर्विस के दौरान कपूरथला में पोस्टेड रहे हैं। वो अगर देखा जाए ऐसा रीजन है जहां से आई थिंक मैक्सिमम एनआरआई डिजर्टेड वाइफ्स जो हैं उनका मैक्सिमम नंबर है वहां पर। तो आप
आपने उस वक्त कैसे कैसे केसेस वहां पे देखे और उनके पीछे आप क्या समझते हैं कि कारण क्या रहे होंगे? सबसे बड़ा कारण है कि जो माँ बाप है वो इग्नोरेंट है। जब लड़का वहां से आता है 10-15 दिन की छुट्टी, तो उसका वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं होती कि कौन है, क्या बात है और क्यों आया है। एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और जितना एक लड़का 40 साल का है वो 20 साल की लड़की से शादी करेगा, उसने कितनी शादियां पहले की हैं ये भी किसी को मालूम नहीं। अब तो ऐसा चलता है कि जब एयरपोर्ट भी आता है वहीं रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं कि एक लड़की की कुर्बानी दो, ये निकल जाएगी, 10 आदमी और चले जाएंगे। अब दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन टुडे। वहां कपूरथला में उस समय भी जब मैं एसएसपी था 97 to 2001, तो वहां भी 500-600 केस आते थे महीने के, सॉरी साल के, लेकिन अब तो 1000 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं और सिचुएशन हैज टोटली चेंज। वहां अब हमारी पंजाबियों की आबादी जो है ना, नॉर्थ अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा है, यूरोप में भी 10 लाख से ज्यादा है। जो हमारे भी रिश्तेदार बाहर रहते हैं, जो अच्छे लड़के लड़कियां हैं उनको वही रिश्ते मिल जाते हैं। अब इनको दोबारा सोचना पड़ेगा पेरेंट्स को। अब तो कोई चाहे कामयाब हो, लेकिन जनरली कामयाब होती नहीं है जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और समाज को इसके बारे में केवल रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा जी। जैसे इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपके हिसाब से और किस तरह से मदद की जा सकती है इन ब्राइड्स की? मेरे हिसाब से मेरी रिपोर्ट का दूसरा अंग इस विषय में बहुत जरूरी है जी। हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। इस एक्ट के अंडर हर स्टेट को इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट्स बनाने की पूरी छुट्टी है। पंजाब में फैमिली कोर्ट्स नहीं है जी। आज की तारीख में एक मैट्रिमोनियल मैटर जब एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के जाता है तो वो एक क्यू में लगता है विद बहुत सारे सिविल और मैट्रिमोनियल क्रिमिनल मैटर्स के साथ। इसलिए वो मैट्रिमोनियल मैटर की इतनी प्रायोरिटी हियरिंग नहीं होती है। मैं दिल्ली में फैमिली कोर्ट्स में जाता हूं, वहां पे हर 5 अलग अलग एरियाज में टेरिटोरियली फैमिली कोर्ट्स बने हुए हैं। फैमिली कोर्ट्स में सुबह 9 से 10 शाम को 5 बजे तक जज सिर्फ फैमिली मैटर्स डील करता है। हमें पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट बनाने बहुत जरूरी हैं जी। जितने मैट्रिमोनियल मैटर्स होंगे, अबैंडन्ड ब्राइड्स के, डिजर्टेड स्पाउसेस के, बच्चों इल निग्लेक्टेड चिल्ड्रन के, वो सारे मैटर्स वहां चले जाएंगे। ये केसेस फास्ट ट्रैक में आ जाएंगे और मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। तो आपके हिसाब से अभी तक सरकार ने या जुडिशरी ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए थे? दे हैवंट डन इनफ। सी, देयर वाज़न्ट अ लॉ टू डू इनफ। It is the judiciary's hands are tied. Numbers are very high. Courts are few. You have to create a new system. आपको एक नया दायरा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये मामले लेके जाने पड़ेंगे और उनको सुलझाना पड़ेगा जी। मैं चाहता हूं जो तो मैरिजेस बिगड़ गई हैं ये उनके लिए, पर मेरे हिसाब से जैसे लालपुरा साहब ने बताया, मल्टीपल मैरिजेस की इशू रिजॉल्व करने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि एक एनआरआई अगर एक मैरिज करेगा, वो रजिस्टर्ड होगी, उसका पासपोर्ट नंबर होगा, उसकी डिटेल्स होंगी, तो दूसरी मैरिज करने से पहले उसको कुछ डर होगा। वो एम्बेसी में अगर वीजा लेने जाएगा या वो बीवी पता करने जाएगी तो उसके पास डिटेल होगी। आज की तारीख में क्या होता है, लड़की को ये भी नहीं पता होता कि वो उसका हस्बैंड कौन सी कंट्री में रहता है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। मेरे हिसाब से अगर ये सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट होनी शुरू हो जाएंगी, शायद ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो बन सकता है। बिल्कुल, और पंजाब इंडिया में पहली स्टेट है जिसने ये कदम उठाया है जी। अनिल जी, मैं आपके पास अभी वापस आऊंगी। वक्त हो चला यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बिल 2012 की। सुरेंद्र जी, अगर मैं आपके पास आऊं तो ब्रेक में जाने से पहले मैंने अनिल जी से सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट, जो सरकार है और जो जुडिशरी है, वो कितना कर रही है इस मुद्दे को लेकर। एक जो केस है वो शुरू होता है और उसको हमने आज तक कोई केस को ऐसे इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक खत्म होते नहीं देखा। लड़की की उम्र निकल जाती है, अगर उसने दोबारा शादी भी करनी हो तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जी एक जेड़ा बिल लेके आया अच्छी बात है, एक चंगा कदम है, पर रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास प्रूफ है। पहले एक केस की ना मैरिज दी 2-2 3-3 था। पहले मैरिज हुई उसकी रजिस्ट्रेशन, बाद मैरिज हुई संगरूर होगी उत्थे रजिस्ट्रेशन,
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ एनआरआई ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, उसमें भी हमने सुझाव दिया सी कि पासपोर्ट ऐड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, स्पाउस ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पासपोर्ट च दर्ज होना चाहिए, वेरीफाई करने चाहिए जब पहले आए और जाए, ताकि किसी से धोखा ना हो सके। संगरूर का एक हमारे पास एग्जांपल है जी, स्टाफ नर्स है पीजीआई में जी, पहले लड़के की मैरिज की वो रजिस्टर्ड, दोबारा की वो संगरूर कर ली चोरी, मैरिज की थी गुरुद्वारा में वो रजिस्टर्ड, पैसे देते एसडीएम नु कोई प्रॉब्लम नहीं, रजिस्टर्ड। उस तो बाद क्या होया, वो जब झगड़ा हुआ वो लड़की ने जाना से उसको पता चल गया भी मैरिज के लिए आया है, वो लड़की स्टेप ले नहीं सी रही भी मेरा ब्रदर जेड़ा अकेला है उसके साथ दुश्मनी पड़ जाएगी। 15 लाख रुपया उसको हमने दिलवाया, पहले उसने शरारत की, जाली चेक दे दिया, बाद में हमने बोला भी हम तो आपको लड़के को भी अरेस्ट कराएंगे, आपको भी अरेस्ट कराएंगे, जाने नहीं देंगे, देखेंगे कौन इसको ले जाएगा। फिर उसने लड़की के साथ कंप्रोमाइज किया, वो जो पहले जाली चेक दिया सी वो 15 लाख पब्लिकली उनको देना पड़ा, जितना सी लड़की ने वो स्टैंड नहीं किया जी, घर पे पेरेंट्स उनको काफी उनके ऊपर मेरे प्रॉब्लम आऊगी, मेरे पेरेंट्स दुश्मनी बढ़ जाए जी, वो बड़े लोग थे, इसलिए ऐसे लोग भी है अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश की है। तो मैं इकबाल जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक बार आप मैरिज करते हो तो आप एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर कर लेते हो, दूसरी बार आप उसको कर सकते हो, 3-4 बार आप डिफरेंट उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, इसके ऊपर कौन चेक रखता है? कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई चेक नहीं रखता। हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा काम कराता है ना वो है गांधी जी की फोटो वाला नया नोट हरे रंग का तो जिसको भी पैसे दो जो मर्जी करवा लो, आईपीसी के 511 सेक्शन है, उसमें जितनी भी गुनाह कोई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये नए एक्ट की जरूरत क्या है? इसलिए कि पहले काम नहीं कर रहे, पहले काम क्यों नहीं कर रहे उसको कोई ठीक नहीं करता। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और अगर नहीं पैसे दोगे तो जेन्युइन भी नहीं होगी, पैसे दे दोगे तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर बैठ के आ जाएंगे, दस्तखत हो जाएंगे सब। ओके अनिल जी, मैं करप्शन इज द मेजर प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे रजिस्ट्रेशन हो सकती है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये कैसे मदद करेगा जो आप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? Putting a cover on this and saying the law is no good is not the answer. I think if the system is there is a centralized registration system, the results are computerized. See, under the act there is a chief registrar of marriages, there is a district registrar of marriages, and I'm sure अगर ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाए, उसके बाद विजिलेंस तो इंडिविजुअल पे है ना। अगर मैं एक एनआरआई से शादी कर रहा हूं अपनी लड़की की, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सेंट्रलाइज सिस्टम से उसके पर्टिकुलर्स चेक करूं, मेरे पास उसका पासपोर्ट नंबर है, मेरे पास उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो क्लोजिंग योर आइज एंड सेइंग कि जी इसका कोई फायदा नहीं होगा, आई डू नॉट एग्री विद इट। आई थिंक विद द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स नाउ एंड इफ प्रॉपर रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड which is not in the hands of police, which is with the registrar, this can be controlled. And एक और चीज, जैसे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जलंधर करते हैं, सेक्शन 10 पासपोर्ट्स एक्ट के अंदर अगर आपने मैट्रिमोनियल फ्रॉड किया है, योर पासपोर्ट इज सस्पेंडेड, यू कैन नॉट ट्रैवल। सो ऐसे कदम बहुत आगे आ रहे हैं। एक मसला और, पंजाब स्टेट कमीशन फॉर एनआरआईज बनी है, जस्टिस अरविंद कुमार वो कमीशन चलाते हैं, आप कंप्लेंट दीजिए। आईजी एनआरआई अफेयर्स गुरप्रीत देव जलंधर में बैठती हैं, आप कंप्लेंट दीजिए। धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है, मगर एक स्टैट्यूटरी लॉ, एक कोडिफाइड लॉ, एक कानून जिसमें लिखा जाए कि डिटेल्स लिखी जाएंगी, बहुत जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 एनआरआई ब्राइड्स, ये एक ऐसा नंबर है जो अभी भी जस्टिस के लिए वेट कर रही है, तो उनके लिए क्या रहेगा? मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए फैमिली कोर्ट्स बनानी बहुत जरूरी है। अगर हम उनके केसेस फैमिली कोर्ट्स में ले आए और उनको फास्ट ट्रैक में डील करना शुरू करें, मसला निकल सकता है। एक सजेशन मेरे पास और है जी। आज की तारीख में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हम लोक अदालत, मीडिएशन, सेटलमेंट में करते हैं, वो बहुत पॉपुलर हो गया है। हमने हाईकोर्ट में भी एक मीडिएशन सेल बनाया हुआ है, कई भी मैटर हो मीडिएशन सेल में आता है, ट्रेन मीडिएटर्स हैं, ट्रेन कंसीलिएटर्स हैं,
ये ट्रेन मीडिएटर्स और कंसीलिएटर्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेन करके छोड़ दिए गए हैं जी। वो मैटर्स को टेक ऑन करते हैं। लोक अदालत में ये मसले लाए जा सकते हैं जी। इनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में फास्ट हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं यहाँ पे गुरतेज जी आपको लेके आना चाहूंगी। बहुत सारे एनआरआईज है जो शादी करके फ्रॉड करके यहाँ से चले जाते हैं और अपनी अपनी कंट्रीज में जाके बैठ जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर कैसे लाया जा सकता है, उनके ऊपर कैसे जो है एक केस किया जा सकता है? देखिए, ये बात जो कर रहे हैं उनकी बात में दम है, ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लेनी, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो हेराफेरी करते हैं वो ब्राइड वो है जो गांव से आती है, जिनके पेरेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनका शोषण एक बार नहीं होता है, उनका शोषण हर वर्ष होता है। कौन करते हैं? वो लोग जो यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं, उनको सबसे पहले नकेल डालनी पड़ेगी। क्यों उन लड़कियों को बार बार वो स्टेज पे लेके आते हैं, इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ धोखा, हर बार उनको थोड़ा सा रुलाते हैं, अगले दिन न्यूज आती है, उसके बाद सब कुछ खत्म। ये तब तक नहीं होगा। ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हो, आई थिंक ये सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन क्या है? हर गांव का, हर शहर का आदमी जो है, हर मुल्क में बैठा हो इस समय पंजाबी, उनको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि किसी को बताना नहीं है। वो बताएं, उसका मालूम करें, पता चल रहा है। कनाडा की इंफॉर्मेशन किसी की भी चाहिए, मैं यहां पे बैठा हूं, विद इन 24 आवर्स किसी भी आदमी की इंफॉर्मेशन मैं टोटली दे सकता हूं। उसकी पहले मैरिज हुई है, वो क्या करता है, क्या नहीं मगर करता, इसके लिए भी तो उनकी फैमिलीज को किसी न किसी को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाए तो ऐसा कोई सेल जो है, क्योंकि इस समय ऐसा ग्लोब एक हो रहा है, कनाडा के मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, वहां पे उनकी सरकार के साथ, मुल्कों की सरकार के साथ बात करके सरकार कोई ऐसा सेल जो शुरू करे जहां से किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सके। अगर इंटरनेट है तो उसका फायदा लिया जा सके। लेकिन जिन लोगों को जो सॉफ्ट टारगेट है, जिनको ये टारगेट करते हैं, मैक्सिमम वो लड़कियां होगी जिसका कोई भाई नहीं है या कोई केस की पैरवी करने वाला नहीं है। जिनके पीछे भाई है, अच्छे घरों की है, किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ लेते हैं। अनिल जी, जो ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त की जाए, क्या ऐसा कोई सजेशन है आपके? ऐसा सजेशन है जी। देखिए, अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है जी, क्रिमिनल प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। आदमी अगर वारंट या नॉन अवेलेबल वारंट आने पे नहीं अपीयर होता तो ही कैन बी डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। A lookout card can be issued against him and the moment he enters India he will be arrested. इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का भी एक मेथड है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो। अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर शेयर्ड हाउस होल्ड है, उसके नाम की प्रॉपर्टी है, जो लेडी है वो उसके घर में रह सकती है। तो मेरे ख्याल से गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे इलाकों में प्रचार करना इस कानून का की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बहुत लाजमी है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ पे। सबसे पहले एक ग्रंथी, एक मौलवी, एक पंडित, सबको बताना चाहिए आपने शादी नहीं करनी जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे। जी मैम, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चाहे ना पंडित चाहिए ना घर वाले चाहिए, जिसको रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वेरीफाई करे। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, किसी की होने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिना रजिस्ट्रेशन ना हो, इसलिए बहुत सारे मसले हल हो सकता है। बड़ा बड़ा लड़की कहाँ से बोले रजिस्ट्रेशन, जो एजुकेशन ही नहीं, जिसके बाद मैं माफी चाहूंगी मैम, यहाँ पे जो इजाजत नहीं दे रहा, मुझे ये शो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आप सब स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बिल 2012 सही दिशा में उठाया गया कदम दिखता है, खासकर जब हम उन करीब 15,000 औरतों की बात करते हैं जो अपने पति से दूर रहने को मजबूर है। खैर, बिल की मंशा तो अच्छी लगती है, बस ये सुनिश्चित करना होगा कि इसे सख्ती से अमल में लाया जाए। इसमें सरकार के साथ साथ हम सबकी बराबर की भागीदारी है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।